ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं और ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अहम बैठक हुई है। मुंबई में करीब 1.5 घंटे बंद कमरे में बातचीत हुई है दोनों के बीच में। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और एक दूसरे के कार्यकर्ता पार्टी में ना लेने पर भी सहमति बनी है। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे के नाराज होने की तमाम खबरें सामने आई थी। ये कहा जा रहा था कि वो नाराज है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई है। ये अहम बैठक मानी जा रही है निकाय चुनाव को लेकर और मुंबई में ये बैठक हुई है। तकरीबन 1.5 घंटे बंद कमरे में ये बातचीत चली है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर ही दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है और सहमति ये बन गई है कि दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरों के बीच मंथन का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने और ऐसे में महायुति के नेताओं के बीच बैठक लगातार हो रही है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1.5 घंटे बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में ये बातचीत हुई है, ये चर्चा हुई है और बताया गया कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव को फडणवीस और शिंदे के बीच इस चुनाव को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें निकाय चुनाव मिलकर साथ लड़ने पर सहमति बनी है। साथ ही एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को पार्टी में नहीं लेने पर भी सहमति बनी है दोनों के बीच में। ये कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे मीटिंग हुई, बातचीत चली और 1.5 घंटे की बातचीत के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि निकाय चुनाव दोनों ही साथ मिलकर लड़ेंगे। बड़ी खबर है, आपको बता दें लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी और चर्चा की शुरुआत जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे, जिसमें एसआईआर समेत इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खबर, लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, एसआईआर पर विस्तार से बात होगी और इसकी शुरुआत 12 बजे से होगी। राहुल गांधी करेंगे इसकी शुरुआत, जिसमें एसआईआर समेत अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं राज्यसभा में बुधवार और गुरुवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे और लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने विपक्ष की मांग मानी और आज वो दिन है जब चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद अब नए मुद्दे पर आज बहस होगी। देश के 12 राज्यों में एसआईआर को सियासी पारा इसको लेकर हाई है और आज इसलिए चर्चा होने वाली है। लेकिन अब लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा 2 दिन तक चलेगी। दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी चर्चा की, जिसकी शुरुआत नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे। खास बात यह है कि एसआईआर समेत सभी पहलुओं पर चर्चा होने वाली है। लोकसभा में चर्चा होने के बाद फिर राज्यसभा में बुधवार और गुरुवार को इस पर चर्चा होगी। ये बात भी सामने आई, तो इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी किस तरीके से संसद के भीतर भी अब इस मुद्दे को लेकर हंगामा होता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, उस पर लगातार नजर रहेगी। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़े। सड़क पर कार चलाते वक्त लोग बेहद सावधानी बरतते हैं क्योंकि एक छोटी सी गलती खुद की या दूसरे की जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन गुरुग्राम में थार चलाने वाले एक लड़के को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा कि सड़क पर थार नहीं बल्कि काले रंग की कोई नागिन चल रही है, कभी इधर तो कभी उधर। और तभी थार वाले ने सफेद रंग की एक कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद सफेद रंग की कार बीच हाईवे पर ही खिलौने की तरह पलटने लगी। टक्कर के बाद थार वाला रुका तक नहीं, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। हादसे के बाद भी थार ऐसे चला रहा था जिससे कोई दूसरा हादसा हो सकता था। थार वाले को रोकने के लिए लोग सड़क पर दौड़ रहे थे, लेकिन उसने लोगों को डराते हुए रॉन्ग साइड ही थार दौड़ा दी और भाग निकला। वीडियो गुरुग्राम सोना हाईवे पर घामडोह टोल प्लाजा से सामने आया। हालांकि बाद में पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर है, जहां कि सीतापुर में एक मासूम हादसे का शिकार हो गई। कार की टक्कर से 5 साल की बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। इन तस्वीरों को जिसने देखा उसकी चीख निकल गई।
इसी को कहते हैं बाल बाल बचना। बच्चों के साथ खेलती बच्ची अचानक सड़क पर आई और तेज रफ्तार कार का शिकार हो गई। कुछ इंच की दूरी ने बच्ची की जान बचा दी। जैसे ही टक्कर हुई, कार सवार वहां से और भी ज्यादा स्पीड से भाग गया। 5 साल की बच्ची के सिर और शरीर के कई हिस्सों में चोट आई, लेकिन फिलहाल हालत स्थिर है। मध्य प्रदेश में सड़क पर चलते पशु लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं, जहां के छिंदवाड़ा में एक गाय ने सड़क पर जमकर बवाल मचाया और कई लोगों को चोटिल कर दिया। गाय कभी इसको मारती, कभी उसको दौड़ाती। इस गाय ने कई लोगों को दर्दनाक घाव दे दिया। तस्वीरों को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। एक आदमी सड़क पार कर रहा था, तभी पता नहीं गाय को क्या सूझी, उसने दौड़ लगा दी। घबराया हुआ व्यक्ति डरकर जैसे अपनी दाईं तरफ भागा, बाइक से उसकी टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति भी चोटिल हो गई। वो क्या किसी को कहती। जिस युवक से उनकी टक्कर हुई वो तो खुद चोट लगने के बावजूद गाय से बचता बचाता भाग रहा था। चोटिल होने के बावजूद वो आगे आगे और गाय पीछे पीछे। किसी तरह युवक दुकान में घुसा तो वहाँ गाय ने उसको जमकर पटका। फिर मदद के लिए 2 लोग पहुँचे, लेकिन गाय इससे और भी ज्यादा आक्रोशित हो गई। गाय अब उनके पीछे पड़ गई। उनको दौड़ाते दौड़ाते गाय को वो महिला दिख गई जिसको उसने बाइक से गिराया था। यहाँ से गाय ने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। गाय ने महिला पर जोरदार हमला बोला। महिला किसी तरह बचने की कोशिश करती दिखी। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने गाय के चुंगल से किसी तरह महिला को छुड़ाया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में डर का माहौल है। बंद पड़े घरों को अक्सर चोर निशाना बनाया करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में ये काम एक भालू ने किया है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। भालू को पता था कि घर में घुसने के लिए दरवाजा बंद होगा, इसीलिए वो खिड़की के पास आ गया। कई बार जोर लगाने के बाद आखिरकार भालू ने खिड़की तोड़ दी। खिड़की तोड़ने के बाद भालू सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता नजर आया, मानो कह रहा था जो करना है कर लेना। धीरे धीरे भालू ने खिड़की को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसका हिस्सा बाहर की तरफ फेंक दिया। खिड़की टूटने के बाद भालू घर के अंदर घुसा और 2 मिनट के बाद जब खिड़की के रास्ते बाहर निकला तो उसके मुंह में कुछ सामान था। देखने में ऐसा लगा कि भालू खाने के सामान की तलाश में घर के अंदर घुसा था और अपने मिशन में सफल भी हो गया। हैदराबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं, जहां बीच सड़क दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई और इस डरावने हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों को देख तो यूं लगता है कि आखिर कोई कैसे इतना क्रूर हो सकता है। चलती रोड पर स्कूटर सवार प्रॉपर्टी डीलर को इस कदर मारा गया कि उसकी जान ही चली गई। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर वेंकट रत्नम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। बेटी को जैसे ही स्कूल छोड़कर वो मुड़े, घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे जाकर इन बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगते ही वो बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद इन बदमाशों ने वेंकट रत्नम पर चाकू से हमला किया। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही प्रॉपर्टी डीलर की जान जा चुकी थी। पता चला है कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे का कारण पुरानी दुश्मनी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है। लखनऊ में लिव इन में रहने वाली महिला पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि जिसके साथ वो 10 साल से रह रही थी, उसी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को अब गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया के रहने वाले सूर्य प्रताप सिंह एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, जो लखनऊ के सलारगंज इलाके में रहते थे। सूर्य प्रताप सिंह के साथ उनकी महिला साथी रत्ना भी रहती थी। रत्ना भी देवरिया की रहने वाली है, जिसके पति की मौत हो चुकी है और 2 बेटियां हैं। रत्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ सूर्य प्रताप सिंह के साथ रहती थी। पुलिस ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और जब सूर्य प्रताप सिंह रात को सोने चले गए तभी रत्ना ने चाकू मार दिया। जांच में पता चला कि सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना पिछले 10 साल से लिव इन में रह रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, लेकिन इसका अंजाम ऐसा होगा इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। बिहार से अगली खबर है। यहाँ पटना के दानापुर में तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। बेकाबू कार ने एक के बाद एक 6 लोगों को कुचल डाला और हादसे में गंभीर तौर पर घायल एक युवक की मौत हो गई है। मौत का परवाना बनकर आई कार।
एक पल को ऐसा लगा मानो काल स्वयं उतरकर जमीन पर आ गया। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। एक कुत्ता जमीन पर बैठा था। 5 लोगों के अलावा एक ठेलिया वाला भी सड़क पर दिखाई दे रहा था। तभी अचानक आफत आ गई। कार के इस हाहाकार में यहीं पर 5 लोग उसकी चपेट में आ गए। लोगों ने कार वाले शैतान को रोकने की कोशिश की। उसने एक बार फिर हैवानियत दिखाई। कार के नीचे पड़े लोगों को कुचलते हुए उसने आगे भी 2 जगह टक्कर मारी। ऐसा लगा मानो कार ड्राइवर के सिर पर खून सवार था। उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे टक्कर मार दी। वहां भी लोगों को घायल किया। इस हादसे में कार के नीचे बुरी तरह कुचलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इस हैवानियत के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो बहुत सावधानी से, क्योंकि सड़क पर हर तरफ सिरफिरे चल रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप लोगों ने महसूस किया है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 10 मीटर ऊंची उठ सकती है लहरें, ये कहा गया है, सुनामी की लहरें। ये बड़ी खबर। जापान में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और ये बहुत तेज झटके थे। जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, अब भूकंप के बाद वो डराने वाली हैं, क्योंकि सुनामी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जब लोगों के घर के झूमर इस तरीके से हिलने लग गए वहां पर, ये उसकी तस्वीर है। 7.6 तीव्रता का भूकंप लोगों ने यहां महसूस किया है। झूमर इतनी तेज हिल रहे थे कि इसे देखकर ही लोग दहशत में आ गए। दुकानों में रखा सामान अपनी जगह छोड़ने को बेताब था। घरों के बाहर लटका सजावट का यह हिलता हुआ सामान लोगों को डरा रहा था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में साल 2011 में भी सुनामी आई थी, जिसमें 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। हर साल यहाँ करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर हल्के होते हैं। जापान में अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप 1923 में आया था। तब देश में 1,43,000 लोग मारे गए थे। स्कॉटलैंड के मदरवेल में 3 इमारतों को 15 सेकंड के अंदर ढहा दिया गया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। बिल्डिंग गिरने से आसपास का इलाका कुछ देर के लिए धुएं के गुबार में गुम हो गया। एक झटके में खाक में मिल गई 3 इमारतें। जिन इमारतों को बनने में सालों लग गए, उनके गिरने में सिर्फ 15 सेकंड का वक्त लगा। एरियल शॉट्स में आप आसानी से समझ पाएंगे कि इमारतें कैसे गिराई गई। बिल्डिंग्स में विस्फोटक लगे हुए थे, जिनमें सुनियोजित तरीके से ब्लास्ट किया गया। इसकी शुरुआत सबसे बाएं खड़ी बिल्डिंग से हुई। विस्फोट ऐसे हुआ मानो जमीन से झरना फूट रहा हो। विस्फोट के बाद बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। स्कॉटलैंड के मदरवेल की ये तीनों इमारतें करीब 50 साल पुरानी थी, जर्जर और कमजोर हो चुकी थी, और इसीलिए इन्हें विस्फोट के जरिए गिरा दिया गया। जिस समय इन इमारतों को गिराया जा रहा था, हजारों लोग इस घटना को देखने के लिए मौजूद थे। 3 इमारतों के गिरने के बाद अब यहाँ नई आलीशान इमारतों का निर्माण किया जाएगा। यूपी से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद में युवक की हत्या कर दी गई है। सीने में गोली मारकर युवक की हत्या की गई है और हत्या के बाद युवक का सिर पत्थर से कुचला गया है। हत्या के विरोध में लोगों ने जाम वहां पर लगा दिया सड़क पर। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। ये बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर युवक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद ये कहा जा रहा है कि युवक का सिर भी पत्थर से कुचल दिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा। विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, वहां पर जाम लगा दिया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए अपडेट यह है कि पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं, जो अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही हैं। गोली मारकर यहां युवक की हत्या कर दी गई। अब ये हत्याकांड किस वजह से अंजाम दिया गया, ये कौन लोग थे, इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है और लोग जो वहां पर गुस्से में सड़कों पर उतरे उनको भी शांत करते हुए पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो नजर भी आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हत्या के विरोध में यहां जाम लगा दिया गया। मुरादाबाद की ये तस्वीर है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अब बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस की 5 टीमें गठित हो गई हैं, जो अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही हैं और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, दादरा और नगर हवेली में भीषण अग्निकांड हुआ कि भीषण आग लगी है। औद्योगिक इलाके में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। औद्योगिक इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, ये अपडेट है। लेकिन इलाके में आग से बड़े नुकसान की आशंका है। ये बड़ी खबर दादरा नगर हवेली से है, जहां पर भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि कहा यह जा रहा है, अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है, आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में बड़े नुकसान की आशंका है। अब नुकसान कितना हुआ इसका आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता इस आग पर काबू पाने की है। और बड़ी खबर यह है कि आग को बुझा लिया गया है, काबू पा लिया गया, लेकिन आग किस वजह से लगी इसकी भी जांच की जाएगी। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में चर्चा होने वाली है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा का समापन करेंगे। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत कल लोकसभा में आप जानते हैं वंदे मातरम पर पीएम मोदी ने की। लोकसभा में उनका संबोधन 55 मिनट का रहा और आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन में जितना जिक्र अंग्रेजों की क्रूरता का रहा, उतना ही जिक्र कांग्रेस की नीतियों का भी था। वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पीएम ने न सिर्फ आपातकाल का जिक्र किया, बल्कि संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को तोड़ दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम ने अपने भाषण में कई बार नेहरू का जिक्र किया। हालांकि उनके संबोधन के दौरान लोकसभा में न तो राहुल गांधी मौजूद थे और न ही प्रियंका गांधी। लोकसभा में वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रगीत पर बहस कराने को लेकर सरकार को घेरा और साथ ही नेहरू को लेकर भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहती, बल्कि देश के नायकों पर नए आरोप लादना चाहती है। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नेहरू वाले बयान पर भी पलटवार किया। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। प्रियंका ने कहा कि नेहरू पर जितना बोलना है सरकार एक बार में बोल ले, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा जरूर कराएं, क्योंकि आज देश के लिए यही बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में बोला। उन्होंने वंदे मातरम के योगदान पर चर्चा की। इसके साथ साथ बार बार नेहरू का नाम लेने को लेकर पीएम मोदी पर भी उन्होंने पलटवार किया। गोगोई ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पंडित नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकती। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं, तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजेपी के पूर्वजों ने 52 साल तक ना तो तिरंगे का सम्मान किया और ना ही राष्ट्रगान गाया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, बल्कि राष्ट्र विवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने ना तो आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और ना ही बाद में, बल्कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह ही सियासत करती है। ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो
कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। ये रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दरारवादी बताया। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं है, उसे निभाना भी जरूरी है। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर बोल रहे थे, तब उनके एक शब्द को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह दिया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र टीएमसी के सांसदों का तर्क था कि बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं, ऐसे में बंकिम चंद्र चटर्जी को दादा कहना ठीक नहीं। हालांकि जब विपक्ष ने टोका तो प्रधानमंत्री ने अपने शब्द वापस लिए और बंकिम दा की जगह बंकिम बाबू कहा। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब टीएमसी सांसद काकोली घोष इस चर्चा में शामिल हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान का आरोप लगा दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जिन्ना के चश्मे से भारत को देखने वालों को ही वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है। आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आईन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। इंडिगो संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से आज पूछताछ संभव है। इंडिगो संकट पर सुबह 11 बजे पूछताछ हो सकती है, पीटर एल्बर्स से ये कहा जा रहा है। और डीजीसीए की गठित जो कमेटी है वो पूछताछ करेगी। डीजीसीए की गठित कमेटी ने तलब किया कि पीटर एल्बर्स को, और आज ये कहा जा रहा है कि उस पूछताछ हो सकती है सुबह 11 बजे।
जो कमेटी गठित की है डीजीसीए ने वही पूछताछ करेगी। अब बात इंडिगो फ्लाइट की कर रहे हैं, जो कि लगातार यात्रियों को परेशानी का सामना अब भी करना पड़ रहा है, जो छठे दिन भी सही से उड़ान नहीं भर पाई इंडिगो एयरलाइन, और इंडिगो ने अपनी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया। इन्होंने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पहले ही डाल दी, लेकिन यात्रियों का भटकना पूरे दिन जारी रहा। मुंबई एयरपोर्ट में अपनी कैंसर पेशेंट पत्नी के साथ भटक रहे यात्री के मुताबिक उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। ये लोग अच्छे से बात ही नहीं करता है कि आप इधर जाओ ऐसा बोलता है। अभी कैसे जाऊंगा, ये पेशेंट बहुत खराब है, कैंसर का पेशेंट है ये। दिल्ली एयरपोर्ट में भी एक यात्री ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिफंड के लिए गुहार लगाई। कैन आई से समथिंग सर? रिफंड के लिए भी वो लोग कुछ बता नहीं रहे, उनको आइडिया ही नहीं कि रिफंड होगा कि भी नहीं होगा। सरकार ने संसद में रिफंड पर सफाई देते हुए बताया है कि 1 से 7 दिसंबर के बीच टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की जानकारी दी गई। We have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. Please, for which 569 crores has been given. सरकार ने इंडिगो को जल्द से जल्द रिफंड देने का निर्देश पहले ही दे दिया है। रिफंड के लिए तो इंडिगो ने भी कह दिया है कि वो देर सवेर पैसे तो यात्रियों के वापस करेंगे ही, लेकिन बड़ा सवाल यहां सामान का है। इंडिगो के पास यात्रियों के 9,000 बैग जमा हुए थे, जो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट में ही रह गए। दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्हीं सामानों का अंबार लगा दिखा। यात्रियों के वो बैग हैं जिन्होंने चेक इन की, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनके लगेज अब फंस गए। इंडिगो को सख्त निर्देश थे कि वो यात्रियों का सामान तुरंत लौटाए, लेकिन कल तक का समय भी दिया गया था इंडिगो को कि तमाम जो सामान है वो पहुंचाएं, लेकिन अभी देखिए स्थिति जो है वो जस की तस है। हालांकि इंडिगो का कहना है कि अगर किसी को बैग चाहिए तो वो उसके कस्टमर केयर से संपर्क में रहे। फिर भी अगर काम नहीं बना तो बैग में लिखे नाम और नंबर के आधार पर यात्रियों को ट्रेस कर उनके घर तक सामान पहुँचाएगा। लेकिन फिलहाल हजारों बैग्स एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।